गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय खाटू वाले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को शुभ प्रभात। जय सीताराम, जय सीताराम। राम ही राम। हैप्पी थर्सडे, हैप्पी थर्सडे। राम राम। चलो शुरू करते हैं यात्रा। सभी लोग आ गए? हाँ आ जाओ, कोई और आने वाला है तो आ जाओ भाई, सबका स्वागत है, सभी का स्वागत है आपका। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खूब नाम रोशन करो, खूब आगे बढ़ो, संस्कारवान बनो, ऊर्जावान बनो। चलो आ जाओ, सवालों पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन कर लिया वो 45 था, अब हम आ गए 46 पे। आज हमारा इसका सेशन लास्ट सेशन रहेगा, आज सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल से हम, कल फ्राइडे है, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन है, तो 2 दिन एक छोटा सा टॉपिक है पोलर एंड पैडल इक्वेशन का। पोलर एवं पैडल इक्वेशन, जिसको कहते हैं ध्रुवीय एवं पादिक समीकरण। ये बड़ा छोटा सा बारीक सा टॉपिक है और पता नहीं क्यों उसकी बहुत डिमांड रहती है, बहुत ज्यादा उस टॉपिक की डिमांड है। छोटा सा टॉपिक है खाली, पैडल इक्वेशन का, आर और पी के रूप में इक्वेशन, आर और थीटा के रूप में इक्वेशन, और बड़ी पब्लिक डिमांड है उस टॉपिक की। कई बार बहुत सारे बच्चे जो आते हैं, नए सर वो पोलर इक्वेशन वाला क्या है, पैडल इक्वेशन वाला टॉपिक कहाँ करवाया आपने, मुझे भी समझ में नहीं, अब इतना इतना क्रेज कैसे है, तो क्या पता क्यों है, लोकप्रियता क्यों है उस टॉपिक की। तो अभी 2 दिन है, आगे नया वीक स्टार्ट होगा मंडे से, फिर छोटा सा टॉपिक है। कल 2 दिन जो है, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हम वो वाला टॉपिक जो है पैडल एंड पोलर इक्वेशन वाला वो कर लेते हैं, है ना। 2 दिन है, छोटा टॉपिक है, 2 दिन में हो जाएगा, तो उसको कल स्टार्ट करेंगे। आज इसको अपनी जगह पहुंचा देंगे। तो शुरू करते हैं। कल के जैसा ही सवाल है, थोड़ा छोटा है आज तो, क्योंकि आज 2 ही है अंदर। नॉर्मली तो कल तो 3 थे, आज तो छोटा ही हुआ है थोड़ा। कल तो 3 थे अंदर, आज 3 के बजाय सिर्फ 2 है। एक का नाम रखो T1 और एक का नाम रखो T2। ये हो गया आपका T1, एक का नाम है T1, एक का नाम है T2। ये पैडल एंड पोलर इक्वेशन को चलने दो, देखते हैं कितना टाइम ये लेती है। मैंने नॉर्मली मान के चला है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए वो टॉपिक, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही लगते हैं। तो देखते हैं, कल शुरू करते हैं फिर देखते हैं। T1 बराबर y माइनस एक्स और T2 बराबर z माइनस वाई हो गया। तो आपका u बन गया f T1 और T2 का फलन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल u ओवर डेल एक्स। डेल u ओवर डेल एक्स, तो चेन बन जाएगी, है ना। u जो है वो फंक्शन है T1 T2 का, और T1 T2 फंक्शन है एक्स वाई जेड के, एक्स वाई और जेड, और T2 भी फंक्शन है एक्स वाई जेड का।
तो नहीं होगा तो चिंता मत करो, 0 हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा नाम लिख भी दिया है तो अवकलन में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अवकलन करोगे 0 हो जाएगा, अगर नहीं निर्भर करता है तो क्या करना है, चेन बनानी है डेल यू ओवर डेल एक्स की। एक्स को t1 पे लाएंगे और फिर t1 से x पे चलेंगे, फिर u को t2 पे लाएंगे, दूसरे रास्ते से होते जाएंगे, t2 पे जाएंगे और t2 का फिर x के साथ करेंगे। इस तरीके से x पे पहुंचेंगे हम t1 और t2 से होते हुए, क्योंकि t1 t2 का फलन है। तो u से t1 गए, t1 से x गए, u से t2 तो हमने 2 रास्ते बनाए हैं। x तक जाना था तो एक तो ये वाला हो गया प्रथम मार्ग, फिर एक द्वितीय मार्ग ये वाला, ये वाला u से t1 t1 से x, u से t2 t2 से x। और जो जो हमें चाहिए वो ले आओ। क्या क्या चाहिए, हमें t1 का चाहिए x के साथ, ये रहा t1। अगर मैं इसका x के साथ करूं तो y का तो 0 हो जाएगा, x का -1 हो जाएगा, यानी मेरे पास -1 आ जाएगा। तो ये मेरा -1 आ गया, डेल u ओवर डेल t1 मेरे पास बच गया, प्लस फिर मेरा t2 का x के साथ करना है, ये रहा t2। और इसका x के साथ करूंगा तो इसमें कहीं x है ही नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है तो 0, तो वो 0 हो गया। ये 0, तो मेरा बच गया डेल यू ओवर डेल एक्स आ गया खाली, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब अगली बनाओ, अगली बनेगी आपकी y के साथ, डेल यू ओवर डेल वाई, y के साथ चेन रूल, u का t1 के साथ, t1 का y के साथ, u का t2 के साथ और t2 का y के साथ, ये चेन बन गई। ठीक है, u का t1 के साथ, t1 का y के साथ, तो t1 का मैं y के साथ करूंगा वो 1 आएगा, है ना, तो ये डेल यू ओवर डेल t1 आ जाएगा। और t2 का y के साथ करूंगा तो -1 आ जाएगा, ये माइनस आ गया, ये मेरे डेल यू ओवर डेल वाई आ गया। अब यही चीज मुझे z के साथ करनी है, z के साथ, तो डेल यू ओवर डेल z वो आ जाएगा मेरा u का t1 के साथ, t1 का z के साथ, u का t2 के साथ, t1 का z के साथ करूंगा 0, तो ये तो खत्म, t2 का z के साथ करूंगा तो प्लस का 1, ये मेरा डेल यू ओवर डेल z आ गया। इक्वेशन नंबर 3, अगर तीनों को जोड़ोगे 1 + 2 + 3, समीकरण 1 2 3 करने पर 1 + 2 + 3, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कट गया 0, तो आंसर आ गया 0। ये चेन रूल से डन हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला सवाल, z एक फंक्शन है u और v का, u और v आगे जाके फंक्शन है x और y के,
और हमें ये निकालना है डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई, निकाल के उसको एक्स प्लस वाई से गुणा करना है। हमें डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालना है और उसको एक्स प्लस वाई से गुणा करना है। फिर डेल जेड ओवर डेल वाई से करना है और फिर उसको एक्स माइनस वाई से गुणा करना है। फिर दोनों को जोड़ देना है और देखना है कि क्या आता है, फिर जोड़ देना है। यानी हमें 4 चीजें यहाँ पे फिलहाल करनी है। नंबर 1 तो हमें डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालना है और उसको एक्स प्लस वाई से गुणा करना है। फिर डेल जेड ओवर डेल वाई निकालना है और उसको एक्स माइनस वाई से गुणा करना है। और फिर इन सबसे जो आंसर आए फाइनली उनको जोड़ देना है। ये 5वां काम है, लास्ट में जोड़ देना है और फिर देखना है क्या आता है, तो ये करना है। ठीक है ना। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालना है, उसको एक्स प्लस वाई से गुणा करना है। डेल जेड ओवर डेल वाई निकालना है, उसको एक्स माइनस वाई से गुणा करना है और फिर जोड़ देना है और देखो क्या आता है। करो प्रयास, थोड़ा सा प्रयास करो। लगाओ दिमाग। तो फलन है कैसा ये कह रहा है कि z फंक्शन है u और y का, मतलब z निर्भर करता है, z निर्भर करता है u और v पर। z निर्भर करता है u और v पे, u और v निर्भर करते हैं x और y पर। तो ये x और y आगे आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है वो देखो। हमें निकालना है डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो z का x के साथ करना है, मतलब वहां पहुंचना है इस पे। तो इस पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो u से होते हुए जाता है, z से u जाओ और u से आप x से ले जाओ। दूसरा रास्ता है z से आप v जाओ और फिर v से आप x चले जाओ। तो इस तरीके से आप x से तक 2 रास्ते से पहुंच सकते हो, है ना। ये वही लगता है ना, वैसे ही तो है कि भाई आप पहले u चले जाओ और फिर u से x चले जाओ। एक मार्ग ये हो गया और दूसरा मार्ग आपका ये हो जाएगा कि आप z से u चले जाओ और u से x चले जाओ और ये चेन बन गई। अब हमें इस चेन में जो चाहिए वो है, एक तो है डेल u ओवर डेल x। तो ये रहा u, इसका x के साथ अवकलन कर लो, डेल u ओवर डेल x। इसका अवकलन करेंगे तो ये आ गया 2x माइनस x के साथ करेंगे 2y बाहर, x का 1, y स्क्वायर का 0। तो ये 2x माइनस वाई आ गया, 2 कॉमन ले लो, x माइनस वाई आ गया। अब हमें v डेल v ओवर डेल x, तो v का अगर मैं x के साथ करता हूं, जबकि v में कहीं x है ही नहीं, v में कहीं x है ही नहीं, तो v का जब मैं x के साथ करूंगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि v में कहीं x है नहीं, तो v का 0 आ गया, तो ये 0। तो डरने की बात नहीं, निर्भरता नहीं होगी तो अवकलन 0 हो जाएगा, निर्भरता नहीं होगी तो अवकलन 0 हो जाएगा। तो अवकलन 0 आ रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो उस पर निर्भर नहीं करता। ये डेल जेड ओवर डेल एक्स आ गया। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं
इसे करना क्या था, इसको x प्लस वाई से गुणा करना था। तो अगर मैं इसे x प्लस वाई से गुणा कर देता हूं, दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल यू, ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दो। अब ऐसे ही दूसरी बनाओ, डेल जेड ओवर डेल वाई वाली। y के लिए चेन बनेगी z से u तक और u से y तक, z से v तक और v से y तक, z से u तक, u से y तक, z से v तक, v से y तक। तो u का y के साथ अगर हम करें, u का y के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2y, माइनस 2x माइनस 2y, दो बार प्लस v का y के साथ करेंगे तो एक आ जाएगा, v का y के साथ करेंगे तो वो एक आ जाएगा, ये एक आ गया, डेल जेड ओवर डेल वी आ गया। ये इक्वेशन बन गई आपकी 2। अभी बनाओ, पहले गुणा करो, एक गुणा बाकी है, वो कौन सी, x माइनस वाई से, x माइनस वाई से गुणा करके फिर बनाओ, दोनों तरफ x माइनस वाई से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल यू। और ये डेल जेड ओवर एक्स माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वी, इसका नाम 2 रखो। और अब जो होगा, दोनों को जोड़ोगे, है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करोगे, 1 प्लस 2 करने पर जैसे ही 1 से 2 जोड़ोगे, ये वाला हो जाएगा, कहाँ है 1, ये रहा 1, वो रहा 2, ये तो दोनों कट गए और जो हमारे पास बचा वो हो गया x प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल यू प्लस x माइनस वाई, कौन सा था, x और y था, सॉरी x और y था, और बराबर में उधर आ गया कट फिट के x माइनस वाई और डेल जेड ओवर डेल वी। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो जो कहा वैसे वैसे करते जाओ। 2 चेन मांगी थी, 2 चेन बना दी, एक को x प्लस वाई से गुणा करना था कर दिया, एक को x माइनस वाई से गुणा करना था कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और कट पट के जो था वो आंसर आ गया। ठीक है, अगला u बराबर है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब वेयर दिस दिस दिस, ये वाला है। अब बताओ कि क्या होगा अवकलन। तो चेन को समझो, चेन क्या है और फिर सॉल्व करो। तो साफ चेन जो दिख रही है, चेन जो दिख रही है वो आपको दिख रही है कि चेन u जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का। वैसे गलत बात है, ये गलत चीज होती है। ये सवाल जो है ना आगे जाके ये फिर विवादित क्वेश्चन बन जाते हैं। बताना होता है सब कुछ, आपको क्लियरली बताना होता है कौन किसका फलन है, कौन किसका फलन है। ये नॉर्मली पूरा डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये तो चलो u वाला तो हो गया, अब x हो गया, वहां से आप चाहें तो r को एक्स वाई के रूप में भी लिखा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सवाल, फिर इन मामलों में अटकते हैं, बड़े बुरे हो जाते हैं फिर ये, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलता कौन किसका फलन है। तो क्लियरली बता दो, बताने में क्या जाता है, एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी, सवाल ठीक हो जाएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बताएंगे नहीं, खाली समीकरण देके छोड़ देंगे और फिर खुद तय करो, और फिर पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ और हो गया, तो फिर कोई जगह नहीं बनती। अभी जैसे पिछला सवाल था, उसमें संगीता पूछ रही थी कि सर यू जो वी है वो तो उसमें तो एक्स आ ही नहीं रहा, एक्स नहीं आ रहा लेकिन वो फलन है।
वो फलन है, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट किया, देखो तो एक तरह से हमने ये एक्सपेक्ट किया कि जब u एक्स वाई का फलन है तो फिर v भी एक्स वाई का फलन है, इसमें x आ नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है कई बार कोई चीज x की फलन होता है, x नहीं आता, अचर फलन होता है, अचर फलन में x नहीं आता, तो नहीं आ भी सकता, ये भी है, लेकिन फलन x का कहलाएगा। तो सेम वही बात है, इसमें v हम ये मान के चलते u एक्स वाई का फलन है तो v भी फिर x वाई का फलन होगा। इस अजम्पशन पे हमने ये सवाल को किया है, जबकि कायदा तो ये बनता है कि भाई पूरा देना चाहिए, v को लगा के ब्रैकेट लगा के x कोमा y ऐसे लिखना चाहिए, वो जरूरी है। जैसे यहाँ है, इसका जो सही रूप है वो ऐसे होना चाहिए, जैसे ये है तो इसको ऐसे होना चाहिए, u ब्रैकेट x कोमा y, यूं लिखना चाहिए, है ना। सही चीज की बात हो रही तो सही चीज ये है। ऐसे जब आप x को लिख रहे हो तो आपको x को पूरा बताना चाहिए कि x फंक्शन है r कोमा थीटा का, और फिर बराबर में लिख दो r cos थीटा, ये लो, ऐसे ही y के साथ लिख दो। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हर किसी को पता होगा कि कौन किसका फलन है, कौन किससे आगे बढ़ेगा। तो ये होता है बढ़िया प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। और अगर आप नेट के सवालों में देखेंगे तो नेट के सवालों में ये प्रैक्टिस होती है, वो लोग इस तरीके से वेल डिफाइंड क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत हर चीज को सवाल गलत नहीं करने देते, कोशिश पूरी ये रहती है कि जितना सवाल में इंफॉर्मेशन दी जाए उतनी दो, ताकि वेल डिफाइंड हो सके क्वेश्चन, कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन ही अधूरा रह जाए, सवाल ही अधूरा रह जाए। इसलिए वो छोटी छोटी चीजें जो है ना उसका बहुत ध्यान रखते हैं बारीकी से, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना ध्यान कोई देता नहीं है, फिर वो अटका रहता है वो सवाल, फिर चैलेंज करते रहो तो उसका भी कुछ नहीं होता, उसका भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। चैलेंज करते हैं तो फाइनली आंसर की रिजल्ट आने के बाद आती है, भाई चैलेंज मांगते हैं, क्या चैलेंज आया, क्या लिया क्या नहीं लिया, उसकी सिलेक्शन की लिस्ट आ गई, सब आ गई, उसके बाद में आती है कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट ये थी और उसके आंसर की ये थी, अब किस काम की, अब जाके कोर्ट में जाके माथा बच्ची करते रहो, अब वो टाइम किसके पास है, किसके पास हिम्मत है इतनी। तो कुल मिला के जो तरीका है वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ही घटिया तरीका है। चैलेंज करते रहो, लेकिन चैलेंज करते रहो तो इतनी चीजें तो खुद से भी ठीक की जा सकती है, बड़ी संस्था है तो बड़ी संस्था को बड़े काम करने चाहिए, लेकिन नहीं करते, आप कंफ्यूजन डालते रहो, चलते रहो। यू यू का हमें क्या करना है, करवा क्या रहे हैं, यू का थीटा के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। यू हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, आर है और एक थीटा है। नहीं, कायदे से अगर ये चीज है ना, ये गलत में आती है, ये जो चीज है ना, जैसे भी संगीता ने डाला है, ये बिल्कुल गलत में आता है, ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा अगर बारीकी से स्क्रूटनी होगी, अगर बारीकी से इसको देखा जाएगा ना। और या आप क्या करते हो, आरपीएससी में बैठे हो और जो आरपीएससी के जो विशेषज्ञ है जिन्होंने पेपर बनवाया आप उन्हीं से क्रॉस चेक करवा देते हो, वो गलत क्यों मानेंगे, जो पेपर बना के बैठा है वो उसको गलत क्यों मानेगा। नियम तो ये कहता है कि पेपर आपने जिससे बनाया, आप जो क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन आए वो किसी और से क्रॉस चेक करवाओ, किसी तीसरे से क्रॉस चेक करवाओ, तब तो एक मायने निकल के आएगा। गलती वो कर रहा है, मैं गलती कर रहा हूँ, मुझसे ही चेक करवा रहे हो। मैं गलती अगर मैं ही मेरी गलती पकड़ लेता तो मैं गलती करता ही क्यों, मेरी गलती अगर मैं ही पकड़ लेता तो मैं करता ही क्यों। तो सीधी सी बात है कि जो गलती कर रहा है उसी से गलती चेक करवा रहे हो, तो खम बनता है कि वो मानेगा नहीं मानेगा, उसको थोड़ी सी जगह मिलेगी। जैसे वो थर्ड अंपायर देखा आपने, क्रिकेट में देखा है, वो अंपायर कॉल आता है, अंपायर कॉल में कभी भी किसी अंपायर ने होगा कि अपनी गलती मानी हो कि नहीं भाई मैंने गलत डिसीजन दे दिया, याद आता है कभी, आप क्रिकेट देखते हो एक अंपायर कॉल होता है ना, आप लोगों को याद होगा एक अंपायर कॉल होता है अगर आप क्रिकेट देखते हो तो। अंपायर कॉल में क्या होता है, जब थर्ड अंपायर जो है वो अंपायर पे छोड़ देता है कि भाई आप देख लो, वो 50-50% होता है। तो कभी कभी आता है कोई अंपायर अपनी गलती मान ले कि नहीं भाई मैंने गलत डिसीजन दिया, चलो मैं अपने डिसीजन को चेंज कर लूँ, नहीं, वो अंपायर कॉल होते ही फिर वो जो अपना डिसीजन होता है उसी को रखता है मैनेज कि हाँ यही है, तो वैसे ही है। अब ये अंपायर कॉल है, ऐसी चीजें बोले हाँ, ये हर कोई चीज बताने की जरूरत थोड़ी होती है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। अब सेल्फ अंडरस्टूड तो सब कुछ ही है,
ऐसे सेल्फ अंडरस्टूड है तो वो सब कुछ ही हो सकता है, कॉमन सेंस में तो बहुत कुछ आता है। तो वही समझा रहा हूँ, आप जो क्रिकेट देखते होंगे उनको समझ में आता होगा। क्यों? क्योंकि अंपायर से ही आप कह रहे हो कि भाई तू देख ले, अब इसका निर्णय तू कर। जिस अंपायर ने डिसीजन दिया है आप उसी को कह रहे हो कि तू तय कर, तो वो तो वही तय करेगा ना जो वो तय कर चुका है ऑलरेडी। वो क्यों बदलेगा अपना डिसीजन? तो वही आ जाता है फिर। तो प्रॉब्लम है। अब जैसे धीरे करके अंपायर कॉल को हटाया जाएगा, जैसे टेक्निक और विकसित होगी अंपायर कॉल को हटा देंगे, क्योंकि अंपायर कॉल में गड़बड़ लगती है। तो वही बात है, होना भी यही चाहिए। और उसका विवाद भी रहता है, अंपायर कॉल का विवाद भी रहता है कि यार अंपायर कॉल, फिर अंपायर से पूछ रहे हो तो फिर मतलब क्या हुआ? तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये अंपायर कॉल में चले जाते हैं फिर। यू एक्स हमें किसके साथ करना है? थीटा के साथ करना है, और थीटा के साथ हमारी दो चेन बनेगी। यू का एक्स के साथ जाओ, एक्स का थीटा के साथ जाओ, ये पहली चेन प्लस दूसरी चेन ये बन गई, एक ये वाली बन जाएगी। मैं जब नया, अब तो यूट्यूब पे मेरी स्वीकार्यता बढ़ गई है, अब तो थोड़ा साइज बड़ा हो गया और हो गया, और काफी टाइम हो गया ना पढ़ाते हुए, तो लोगों ने देखा, बच्चों ने देखा, तो अब थोड़ा स्वीकार्यता, मेरी स्वीकार्यता बढ़ गई। मुझे याद है जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था ये दिसंबर वाला, तो मैंने पेपर होने के दूसरे दिन ही डाल दिया था कि ये लगभग 10 से 11 क्वेश्चन है, ये गलत है, 10 से 11 क्वेश्चन गलत है। तो और बाकायदा उसको प्रूफ भी दिया था मैंने कि क्यों गलत है, और ये चीज भी कही थी। और उसके बाद में मैंने ये भी कहा था कि अगर एविडेंस चाहिए तो मैं बुक्स वाइज आपको एविडेंस दे दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो 11 क्वेश्चन मैंने डाला था, तो कई आए थे, बोले, मतलब कमेंट में आते थे उस समय कि भाई इतने क्वेश्चन गलत, कठू आया हो थे, भाई कठू आयो तो चूरू सो, पहले तो चूरू रहतो, अब बीकानेर रहूं। अगर स्थिति की बात है, अगर मैं 11 क्वेश्चन में आ क्वेश्चन भी डिटेल में चाहिए कि जो गलत बता रहे हो है या 11 क्वेश्चन है वो कठू आए हुए है, तो पहले तो चूरू रहतो और अब बीकानेर रहूं, आ लगा दीजिए सागे। तो अब तो ऐसे नहीं आते कमेंट, अब तो थोड़ा ठीक है, समझ गए, स्वीकार्यता बढ़ गई मेरी कि हाँ भाई। फिर बाद में वो डिलीट भी हुए, बाद में पहले 5-6 क्वेश्चन तो पहले ही डिलीट हो गए थे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट राउंड में डिलीट हो गए थे, और फिर जो अगली बार हुए थे, फिर 5-6 क्वेश्चन अगली बार में डिलीट हो गए थे। फाइनली वो सारे जो मैंने कहे थे वो डिलीट हो गए थे। लेकिन बड़ी बात ये थी, शुरू में ही कहा था मैंने, अगर आप वो वीडियो पढ़ा है यूट्यूब पे, जिस दिन पेपर हुआ था 26 को, शायद 27 को या 28 को वीडियो मैंने डाला था कि भाई 11 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन थे कि ये गलत है, और इनमें ये गलती है, तो ये डिलीट होंगे। तो फिर कई विशेषज्ञ थे वहां पे यूट्यूब वाले, किसी के क्वेश्चन डिलीट हो रहे थे तो उसको डर लग रहा था कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है, वो कोई वैसी भावना नहीं थी उनकी, लेकिन सेल्फ, है ना, वो खुद की भावना थी कि भाई अपना बचाव कर रहे थे। तो वो बचाव में उन्होंने फिर मेरे पे कमेंट करना, क्योंकि 11 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो बहुत सारे लोग अंदर जा रहे थे और बहुत सारे बाहर भी जा रहे थे, अंदर और बाहर दोनों ही जा रहे थे। तो अंदर बाहर जब जाते हैं तो प्रॉब्लम तो आते आते हैं। मैंने कहा भी था वीडियो की शुरुआत में, मैंने कहा था कि जब क्वेश्चन ये डिलीट होंगे तो मेरिट लिस्ट अदली बदली होगी, मतलब लोग अंदर बाहर जाएंगे, ये बात पक्का है, ठीक है ना। और वो पक्के गलत थे, वो उसमें से अगर मान लो एक दो नहीं भी माने हो तो भी अगर आप चैलेंज करो, अगर चैलेंज किए जाते कोर्ट में जाके, तो डेफिनेटली गलत होते, बच ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था। लेकिन फिर वो लोगों ने कहा ऐसे होते हैं कि इतने इतने क्वेश्चन गलत होते हैं क्या, हुए देख लो। और शायद इसमें तो कम है, मध्य प्रदेश में तो शायद 24 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन थे जो गलत हुए थे, 28 क्वेश्चन शायद लगभग लगभग। अब वो काफी भूल चुक हो गई, साल भर पहले की बात होगी। तो उस समय भी मैंने वीडियो यही बनाया था कि ये क्वेश्चन है, ये गलत है, डिलीट होंगे, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किए थे। मध्य प्रदेश में ये चीज अच्छी थी, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किए थे, डिलीट भी किए थे क्वेश्चनों को। 2 पारियां थी, दोनों पारियों में क्वेश्चन हुए थे, फिर वो डिलीट हुए थे। तो वहां से टोटल मिला के 27-28 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लगभग इतना याद है मुझे, इतने क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उन्होंने माने थे। तो वहां एक और अच्छी बात थी कि वहां हिंदी और इंग्लिश के डिफरेंस को भी वो काउंट करते हैं। अगर हिंदी में गलत लिखा हुआ है तो भी वो उसको मानते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाला ही माना जाएगा, हम नहीं मानेंगे हिंदी वालों को, गलत छप गया तो छप गया। वहां पे वो भी नहीं करते, वहां वो हिंदी वाले को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वजह से एक अच्छी मात्रा वहां पे डिलीट की आराम से मान ली थी उन लोगों ने, मान ली थी, ये बड़ी बात है। हमारे आरपीएससी बहुत मुश्किल से मानते, जब बड़ी गलती होती तो मानती। अच्छा 37 हुए थे, ठीक है, धर्मेंद्र कह रहा है 37 या 35 हुए थे।
हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो उसमें वो शायद अब वीडियो है, उसमें नीचे कमेंट देख रहे हो, तो उस कमेंटों में लिखा पड़ा था कहाँ से आए हो, एक अठू आ गया, अब नया एक और आ गया। तो उस समय अब तो मैंने कहा ना, अब तो स्वीकार्यता बढ़ गई है, क्योंकि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं आपको, तो एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। लेकिन पहली बार जब शुरुआत में जब डाला था ना, तो बड़ा विवाद था, और यही चीजें थी, ऐसी बातें थी जिसके लिए मैं बार-बार ये उठाता रहा कि ये चीजें गलत है। ये सवाल का आंसर आना, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल सही है, आपको सवाल को सही ढंग से बनाना पड़ेगा। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में आप गलतियाँ नहीं कर सकते। पेपर बनाने वाले गलतियाँ नहीं कर सकता, और करता है तो फिर क्वेश्चन को बाहर निकालना पड़ेगा। बाद में फिर गलती की है तो उसको मानना पड़ेगा, या तो गलती करो मत, और करोगे तो मानना पड़ेगा। दो में दोनों चीज़ नहीं करो तब भयानक स्थिति हो जाती है। ना तो मैं गलती करने से रुकूँगा, गलतियाँ भी करूँगा और मानूँगा भी नहीं, अब दिक्कत खड़ी होगी। तो यही करना था। चलो, x का थीटा के साथ करते हैं। ये रहा x और इसका थीटा के साथ। माइनस आर साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो डेल एक्स और डेल थीटा आ गया। फिर अगला कौन सा है? एक वाई वाला भी चाहिए होगा, वाई वाला भी ले आओ। वाई का भी थीटा के साथ, वाई का थीटा के साथ आ गया आर कॉस थीटा। डेल यू ओवर डेल एक्स, यू का एक्स के साथ कर दो, तीन एक्स स्क्वायर, और वाई क्यू वाला 0, और u का y के साथ करो, तीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डेल एक्स ओवर डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, प्लस डेल यू ओवर डेल वाई माइनस एक्स प्लस 3y स्क्वायर, डेल यू ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल थीटा, y का हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब इसमें x और y का मान, ये जो r वाला है ना, ये रख दो। अब जो हमारे पास ये जो है, x की जगह आर कॉस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा, तो बड्डू नहीं, ये कौन रखा, क्योंकि आंसर एक्स वाई में आ रहे हैं। तो एक काम कर, आन नहीं हटावा, आन नहीं हटा दिया, आर साइन थीटा की जगह आर साइन थीटा, आर साइन थीटा की जगह वाई रख दो, क्योंकि आंसर एक्स वाई में आ रहा है, ना कि आर और थीटा में आ रहा है। तो फिर आर और थीटा को हटाओ, आर कॉस थीटा की जगह एक्स रख दो, है ना। तो जिसमें आंसर आ रहा है उसी में बदलते हैं। ये वाई हो गया माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारा, कॉमन ले लो। कॉमन कैसे बनाया है? वाई वाला 3x प्लस 1, अच्छा, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, u कॉमन बनाया है, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ करने पर वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 वाई स्क्वायर, और इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर 3y प्लस 1 एक्स स्क्वायर। नहीं आ रहा ना कोई सा भी, तो ये आर के साथ पूछा नहीं है ना, पूछा है थीटा के साथ। स्वतंत्र चर दो है इसमें, लास्ट में दो स्वतंत्र चर है, एक है आर और एक है थीटा। तो क्वेश्चन ने पूछा है थीटा के साथ, इसके साथ पूछे, तो जब इसके साथ पूछा तो हमें इसके साथ जाना नहीं है,
हमें थीटा के साथ जाना है ना। स्वतंत्र चर दो है तो इसका मतलब किसी एक के साथ ही पूछेगा, दोनों के साथ तो पूछ नहीं सकता, है ना। या तो आर के साथ जाएगा या थीटा के साथ जाएगा, तो आर के साथ गया नहीं। अच्छा, कॉमन भी आगे आगे कॉमन भी ले रहा है, क्लोज ऑप्शन है ये ब्रैकेट है और ये y माइनस एक्स है, तो क्या कॉमन आएगा, y माइनस एक्स कॉमन आएगा, आएगा। अगर मैं इन दो को साथ कर दूं तो कॉमन आ सकता है, ये दोनों वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ, ठीक है। और फिर इनमें से 3xy कॉमन, 3xy कॉमन लेने पर ये आ जाएगा y माइनस एक्स, फिर y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, y प्लस एक्स प्लस 3xy, फिर y कॉमन, सवाल ना मजाक में ले लियो बेचारा ने, आंसर है सी। एक्चुअली y माइनस एक्स बाहर है, इसके ब्रैकेट है ये और y माइनस एक्स बाहर है, तो सी आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, बढ़े आगे। ये रहा, इसे कर दो छोटा सा, इसे कर दो 49, इसे ट्राई करो, u बराबर x की पावर 4 वाई स्क्वायर और x बराबर टी स्क्वायर, वाई बराबर टी क्यूब और डी यू ओवर डी टी। तो u फंक्शन है x और y का, और x और y फंक्शन है आगे जाके t के, यानी लास्ट में एक ही है t, तो यहाँ पे आप पूर्ण अवकलन मांग सकते हो, कायदा बनता है। u फंक्शन है x और y का, और x और y आगे जाके t पे डिपेंड करते हैं, t एक ही है, एक ही स्वतंत्र चर है, तो पूर्ण अवकलन मांगा जा सकता है, और यही इसने मांगा है ना। एक ही स्वतंत्र चर हो, अंत में एक ही स्वतंत्र चर हो तो पूर्ण अवकलन मांगा जा सकता है। फिर दो मार्ग बनेंगे, u से x का मार्ग, x से t का मार्ग, u से y का मार्ग, y से t का मार्ग। डेल u ओवर डेल x, dx ओवर u का, हमें डेल u ओवर डेल x चाहिए, ये हो गया हमारा 4 आगे 4x क्यूब वाई स्क्वायर, फिर u का y के साथ,
2x की पावर 4 y, ये मान यहां रख दो, 4x क्यूब y स्क्वायर और dx ओवर dt, dx और dt 2t और 3t स्क्वायर, यहाँ 2t, और यहाँ पे आ गया आपका, ये हो ही गया, डेल u ओवर डेल y आ गया, और dy ओवर dt, ये 3t स्क्वायर। अब x का और y का मान रख दो, एक तो t स्क्वायर है और एक t क्यूब है, t स्क्वायर और t क्यूब, x की जगह आएगा t स्क्वायर, तो t की पावर 6, t की पावर 6 इंटू 2t प्लस t की पावर 8, t की पावर 3, 6 6 12 और 13, 8t 13 प्लस 6t 8 13, 8 और 8 14, 14t 13, ठीक है। ये देखो, ये अच्छी चीज है, एक अस्पष्ट फलन। जब फलन अस्पष्ट होता है, दो फलन होते हैं, एक होते हैं स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन, और एक होते हैं अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन में हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि कौन किसका फलन है, और अस्पष्ट फलन में आपको बताना पड़ता है क्योंकि आप निकाल नहीं सकते। जैसे एग्जांपल, अब अगर मैं आपके सामने यूं लिखूं, तो यहां ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किसका फलन है। यहाँ पे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन किसका फलन है, सीधा है y फलन है x का मान रखोगे y आ जाएगा, तो यह कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ अगर आप नहीं भी बताते हो तो भी बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा कि y फंक्शन है x का, सिंपल है एकदम। तो इसे कहते हैं स्पष्ट फलन, क्लियर फंक्शन, एकदम क्लियर है, डिटेल में है कि भाई y जो है वो x के मान से आएगा, आएगा तो आप अवकलन कर सकते हैं, y का x के साथ अवकलन किया जा सकता है, ये क्लियर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके जो दो चीजें हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर, दोनों एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, और इस तरीके से उलझे हुए होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि कौन किसका फलन है। तब सवाल की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बताए कि कौन किसका फलन है, कौन किसका फलन है, फिर वो सवाल बताए। क्यों? क्योंकि यहां से आप दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब ऐसे क्वेश्चनों में सवाल वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि कौन किसका फलन है। अस्पष्ट फलन आप नहीं पता कर सकते कि कौन किसका फलन है। आपको तो ये लगता है y रख के भी x आ जाएगा और x रख के भी y आ जाएगा, सीधी सी बात है, ये लग रहा है x का मान रख दो y आ जाएगा, y का मान रख दो x का, लेकिन कौन किसका फलन है? याद रखिए, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित होता है। यहाँ कौन स्वतंत्र है? यहाँ तो आपको ये लग रहा है कि x रखो y आ जाएगा, y रखो x आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली बात है, एक स्वतंत्र चर है इनमें से और एक आश्रित है, एक स्वतंत्र है एक आश्रित है। कौन स्वतंत्र है कौन आश्रित है, अब ये जिम्मेदारी बन जाती है सवाल देने वाले की कि उसे बताना होता है कि कौन किसका फलन है। यहाँ पे कौन किसका फलन है, तो अस्पष्ट फलन वो होते हैं जहां पे फलन है, फलन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक फलन है, एक स्वतंत्र चर है, लेकिन कौन किसका है ये पहचानना मुश्किल है। जैसे यहाँ पहचानना एकदम आसान है, यहाँ ये पहचानना एकदम आसान है कि कौन किसका फलन है, कौन किसका फलन है।
जबकि यहाँ पहचानना मुश्किल है। फलन तो है, रिपीट करो, फलन तो है, क्योंकि फलन हुए बिना तो एक चीज से दूसरी चीज जुड़ती नहीं है। तो फलन तो है, लेकिन कौन किसका है ये नहीं बताया गया। तो यहाँ पे आपको अलग से बताना होगा कि कौन किसका फलन है। अब एक चीज और भी है, जब स्पष्ट फलन होते हैं तो अवकलन करना बहुत आसान होता है। सीधा है कि y का करना है और x के साथ करना है, तो सीधा अवकलन हुआ, ये रहा 3x² प्लस 1, ये आपका अवकलन आ गया। इस केस में आपका अवकलन भी परेशान करता है, क्योंकि यहाँ पे x और y उलझे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे आपको dy/dx निकालना है तो आपको पूरे का अवकलन करना पड़ता है, फिर मुश्किल होती है। ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होंगे। अगर y x का फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है, इसका मतलब y का x के साथ अवकलन हो सकता है। फलन है तो अवकलन भी होगा, तो dy/dx होगा। तो dy/dx अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो x का हो गया 3x², y का हो गया 3y², खुद y का हो गया dy/dx, फिर यहाँ पे 3 बाहर, x गुणा y का, x को छोड़ दिया, y का dy/dx, फिर y को छोड़ दिया, x का 1, पूरे सवाल में 3 का भाग दे दिया। dy/dx को एक तरफ करो, सवाल को एक तरफ करो, ये पद dy/dx वाले एक तरफ आ जाएंगे और बिना dy/dx वाले एक तरफ चले गए। और भाग दे दो। ये यूं हो गया, ठीक है ना, देख लो, ये आपका dy/dx है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अस्पष्ट फलन में x और y का जो उलझाव है, ये जो उलझापन है इनका, ये परेशान करता है। ये कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे भी अच्छे खासे एग्जाम्पल मिलेंगे जो आप लोग नॉर्मली 12th में करते थे। x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर a की पावर b। यहाँ पे जब आप अवकलन करते थे, अब आपको पता था कि y x का फलन है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है dy/dx निकालो, और अगर dy/dx पूछा है तो इसका मतलब y x का फंक्शन है। ये पूछा है, इसका मतलब y x का फलन है, और जब y x का फलन है तो अवकलन तो आएगा, अवकलन तो आएगा, लेकिन आएगा कैसे, वो बहुत मुश्किल काम हो गया। फिर आप क्या करते थे, याद करो क्या करते थे, इसको u माना, इसको u मानते थे, ये u हो गया, इसको v मान लिया, फिर u को अलग ले जाके लोग लेके उसका अवकलन किया, फिर v माना, उसका लोग लेके उसका अवकलन किया, फिर दोनों अवकलनों को लाके वापस जोड़ा, फिर dy/dx को एक तरफ किया, बाकियों को एक तरफ किया। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि x और y का जो जिस तरीके से उलझे हुए हैं, जिस तरीके से ये जो अस्पष्टता है वो अवकलन में दिखती है, वो परेशान करती है। तो ये जो अस्पष्ट, देखो स्पष्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है, ये एकदम सिंपल है, इनमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है, ये बेचारे एकदम परफेक्ट है, एकदम इजी है। प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, इन लोगों का जो अवकलन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, परेशान करने वाला है। तो इनके लिए हमारे पास एक सुविधा है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन हम आंशिक अवकलन की सहायता से कर सकते हैं, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। मान लीजिए आपका कोई अस्पष्ट फलन है, जब भी आपका अस्पष्ट फलन होगा वो ऐसा होगा, मतलब x और y उलझा हुआ होगा, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसकी तरह होगा, x और y उलझे पड़े होंगे और उधर जीरो होगा या अचर पद होगा, जो भी नाम देना चाहो आप, बराबर में अचर पद जीरो, जो भी ठीक है। तो इस तरीके से होगा, और यहाँ पे आप वो उम्मीद नहीं कर सकते y x के रूप में आ जाए, यहाँ पे ये चीज आपके लिए संभव नहीं है, तभी तो आप अस्पष्ट फलनों में आए। यहाँ ये संभव है नहीं कि y एक तरफ हो जाए, x एक तरफ हो जाए, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर संभव नहीं है। तो आप कोई दूसरा विकल्प चाहते हैं, आप कोई दूसरा विकल्प, क्योंकि अगर y एक तरफ होता और x एक तरफ होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर क्यों आप फालतू की माथापच्ची करते हैं। आप तो ऐसे सवालों में जिसमें x और y का बहुत ज्यादा उलझापन हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो, उन सवालों के लिए आप कुछ चाहते हैं कि कुछ और तरीका मिल जाए जिससे आसानी से आंसर निकाला जा सके। तो आ जाओ, अब यहाँ ये बात कन्फर्म है कि y फलन है x का, y x पे डिपेंड करता है, यानी ये कुछ ऐसा है f x y। अच्छा, हर कोई अपना फलन तो होता ही है, हर चीज अपने ऊपर तो निर्भर करती है, किसी और पे करे ना करे।
कोई चीज किसी और पे निर्भर करे ना करे, अपने आप पे तो निर्भर करती है। तो यहाँ आप देखें तो एक चेन बन गई है। चेन ये बन गई है कि एफ डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर, और एक्स और वाई आगे जाके डिपेंड कर रहे हैं एक्स पर। बन गया। अगर अब आप एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, आप df ओवर dx निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप df ओवर dx निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? चेन बना के। चेन कैसे? f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर x का x के सापेक्ष पूर्ण अवकलन, f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर y का x के सापेक्ष पूर्ण अवकलन। ये चेन बन गई। यहां अगर हम एक चीज देखें तो f तो कांस्टेंट है, f तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन तो 0 होता है। f कांस्टेंट है मतलब अचर है, और अचर का अवकलन 0 होगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि f तो f बराबर में, क्योंकि f का जो भी अवकलन आएगा, f तो c के बराबर है ना, f तो c के बराबर है, तो f की जगह अगर मैं c रख दूं तो c का अवकलन करूं तो 0 आ जाएगा। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ये लो, f की जगह c आ गया, क्योंकि f बराबर है c, तो f की जगह c रख दिया। ये डेल f ओवर डेल x इंटू x का x के साथ करेंगे 1 आएगा, डेल f ओवर डेल y, ये dy बाई डी एक्स, ये 0 हो गया, डेल f ओवर डेल x प्लस डेल f ओवर डेल y प्लस dy ओवर dx। इन पदों को इधर ले आओ और dy बाई डी का मान निकाल लो। dy बाई डी का मान आ गया माइनस डेल f ओवर डेल x बटा डेल f ओवर डेल y। तो जो आपका फलन है, सारे पदों को एक तरफ करने के बाद जो आपका f बने, उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लो, फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लो, फिर दोनों का भाग दे दो और माइनस से गुणा कर दो, वो आपके dy बाई डी के बराबर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम करें, इसमें ले सारे पदों को एक तरफ कर लो, है ना, सारे पदों को एक तरफ करके f बना लो इसका, तो ये आपका f बन गया x की पावर y प्लस y की पावर x माइनस a की पावर b। अब इसका एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लो, f का x के सापेक्ष करूंगा तो y आगे आ जाएगा, x की पावर y माइनस 1 होगी, ये हो गया y की पावर x log y। फिर मैं इसी का y के साथ करूंगा, डेल f ओवर डेल y के सापेक्ष करूंगा तब हो जाएगा, y ऊपर है ध्यान रखना, y ऊपर है तो ये हो जाएगा x की पावर y log x, a की पावर x वाला लग गया प्लस अगले वाले में x आगे आ गया, y की पावर x माइनस 1। ये डेल f ओवर डेल x भी आ गया, डेल f ओवर डेल y भी आ गया। अब dy बाई डी आ जाएगा कि डेल f ओवर डेल x के अंदर डेल f ओवर डेल y का भाग दे दो, ये भाग देते ही आपका आंसर आ गया। डेल f ओवर डेल x है आपका y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y बटे x की पावर y log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस, ये आंसर आ गया। तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इससे, क्यों? क्योंकि आपका x के साथ y नियतांक होता है, y के साथ x नियतांक होता है, तो अवकलन फटाफट निकल जाता है जल्दी से। और उस समय क्यों नहीं होता था? उस समय आपका x और y दोनों ही चर होते थे, है ना, तो दोनों ही चर होने की वजह से दोनों के अवकलन होते थे, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर लोग लेना पड़ता था। इस बार आपको लोग नहीं लेना पड़ा, क्योंकि x के साथ y नियतांक है, y के साथ x नियतांक है, तो लोग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बड़ा फटाफट जो आंसर है वो आ जाता है। जब अस्पष्ट फलन हो तो आप ये लगा सकते हैं, सिंपल सा एकदम। जो आपका सवाल है उसका x के साथ आंशिक अवकलन कर लो, फिर y के साथ आंशिक अवकलन कर लो, दोनों का भाग दे दो और माइनस से गुणा कर दो, फिर आपको अलग अलग करना, और ये करना और वो नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल हमारा अभी था, यही। अरे हो ही गया तो डन। यही था।
dy बाई डी एक्स बराबर, जब भी अस्पष्ट फलन हो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एफ का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और भाग दे दो और माइनस से गुणा कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला रहा। अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन हो, मतलब अस्पष्ट फलन हो, कोई अस्पष्ट फलन हो, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होता है? तो होता है x के सापेक्ष आंशिक अवकलन बट्टा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन इंटू -1 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस एफ एक्स बट्टा एफ वाई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, अगर दूसरा अवकलन करना हो तो, मतलब 2 बार अवकलन करने हो तो इसका थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है 2 बार अवकलन का। माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एस बटा क्यू क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पी क्यू आर क्या है? पी का मतलब है पहली बार एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्यू का मतलब है वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आर का मतलब एक्स के साथ 2 बार अवकलन, एस का मतलब एक बार एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ, टी का मतलब एक बार वाई के साथ दूसरा वाई के साथ। तो इसको याद रख लेना, क्योंकि सवाल तो नहीं पूछेगा लेकिन फॉर्मूला जरूर पूछ सकता है। फॉर्मूला जरूर पूछ सकता है कि 2 बार अवकलन, क्योंकि 2 बार अवकलन करना, सवाल करना तो लगभग नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इतना करना फिर मान रखना सॉल्व करना बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि देखो कितने सारे 5 तो अवकलन निकालने होंगे, और ये 5 अवकलन नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि ये वाला दोबारा एक्स के साथ करना होगा, दोबारा वाई के साथ करना होगा, फिर वाई के साथ करना होगा, तो थोड़े अवकलन कॉम्प्लिकेटेड होंगे। फिर वो पॉइंट बताएगा, वो पॉइंट रखो, फिर ये सारे मान यहाँ रखो, फिर इसको सॉल्व करो। तो इसलिए ज्यादातर चांसेस यही है कि सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला भी अच्छा खासा है, याद रह जाए तो ही बड़ी बात है, याद रह जाए तो ही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया और ये हो ही गया और ये हो गया, और फाइनली कुछ बचा? और नहीं, कुछ नहीं बचा, हमारा काम हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो 1-2 फॉर्मूले बना लेते हैं, थोड़े से फॉर्मूले डेरिवेशन करते हैं, है ना। थोड़ा डेरिवेशन का काम करते हैं, डेरिवेशन बहुत अच्छा लगता है, करो करो सवालों को, फॉर्मूलों को, जब खाली टाइम हो, जब पढ़ने का मन ना कर रहा हो और मतलब सवाल निकालने का मन ना कर रहा हो, तो फॉर्मूले व्युत्पन्न किया करो, बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होगा, एक बहुत क्लैरिटी आएगी आपके अंदर, एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी कि सब कुछ हो क्यों रहा है ना। ये अच्छी आदत है, इसको डालो अपने अंदर। हमारे कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, हमारे कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। हमारे कंपटीशन के हिस्से में तो खाना भी नहीं आता, सोना भी नहीं आता, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है कि सोना है, ना सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि खाना खाना है ना, ना ये लिखा हुआ है कि खाना खाना है, ना ये लिखा हुआ है नहाना है, ना ये लिखा हुआ है सोना है। लेकिन फिर भी हम सोते हैं, खाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं आएगा। खाना इसलिए खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, दिमाग कमजोर हो जाएगा। तो कुछ जरूरी नहीं कि हर चीज जो सिलेबस से बाहर हो उसके हाथ ही ना लगाओ। कुछ चीजें ऐसी है जो इनडायरेक्टली आपके सिलेबस को अफेक्ट करती है, इनडायरेक्टली, जैसे खाना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, खुश रहना है, ये चीजें आपके इनडायरेक्टली आपके सिलेबस को टारगेट करती है। तो उसमें भी एक पार्ट ये भी है फॉर्मूले के डेरिवेशन। अपने फॉर्मूलों को व्युत्पन्न जरूर करें, अपने फॉर्मूलों को समय निकाल के व्युत्पन्न जरूर करें, थोड़े थोड़े ही करें लेकिन करें जरूर, जिससे पता चले कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक आ जाओ, एक चेन रूल को व्युत्पन्न कर लेते हैं। एक चेन रूल जो है ना उसको व्युत्पन्न करते हैं। अगर मान लो कि हम कहें कि u एक फलन है एक्स वाई का, और x और y आगे जाके t के फलन है, x और y आगे जाके t के फलन, तो उसको एक ही चीज के अंदर लिख सकते हैं, पूरे के पूरे को। u फलन है x और y का,
ठीक है, और y फलन है t का, ये लो, ये एक में ही। अब ये देखो, ऐसा जो रूप होता है ना बड़ा सुंदर होता है। ऐसी चीजें जब लिखी होती है ना एकदम परफेक्ट होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा, देखो न्यूनतम जगह लगी, न्यूनतम जगह लगी, और सारी चीज अगर आप उसको हिंदी में लिखते हो तो बहुत लंबा जाएगा। अब यहाँ एकदम क्लियर है, u के अंदर है मतलब u फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, फिर x किसका फंक्शन है, जो उसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, t। तो सारी चीजें अपने आप में क्लियर हो जाती है। इतना छोटा सा लगा, इतनी कम जगह लगी, और सब कुछ एक बार में ही स्पष्ट हो गया। अच्छा, अब u का डिपेंडेंसी है एक्स वाई पर, एक्स वाई की डिपेंडेंसी है टी पे, तो ये चेन रूल बनता कैसे है, चेन रूल बनता कैसे, देखो गौर करना, अब ध्यान से समझना। आप जब अवकलन निकालते हैं इसका मतलब है आप स्वतंत्र चर में बदलाव कर रहे हैं, स्वतंत्र चर को बदल रहे हैं। अब स्वतंत्र चर को बदल रहे हैं तो उसके बदलने से पूरी चेन बदलेगी। जैसे अगर कोई नींव को खोदना शुरू कर दे तो पूरी बिल्डिंग का खतरा आ जाएगा, पूरी बिल्डिंग खतरे में आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि नींव पे तो सब कुछ टिका हुआ है। अगर नींव में कोई भी बदलाव करेंगे आप, नींव में कोई भी बदलाव करेंगे तो पूरी बिल्डिंग में बदलाव दिखेगा वो तो वही है। अगर मैं टी में बदलाव करता हूं, टी के मान को बढ़ा देता हूं, एक तो ये मेरा शुरुआत वाला है, एक टी के मान को मैं चेंज कर देता हूं, टी के मान को बदल कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी कर दिया। तो जैसे ही मैं टी के मान को बदलूंगा उससे एक्स का मान भी बदलेगा और वाई का मान भी बदलेगा, और एक्स वाई बदलेंगे तो फिर यू भी बदलेगा, तो सारी की सारी चीजें अपने आप ही चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखो हुआ क्या, जैसे ही मैंने बदला, जैसे ही मैंने बदला, टी का मान मैंने कर दिया टी प्लस डेल्टा टी, और टी प्लस डेल्टा टी करने से जो भी एक्स का मान बदलेगा और जो भी वाई का मान बदलेगा वो अपने आप आगे जाके, मुझे टेंशन नहीं है, वो अपने आप जाके यू को बदल देंगे। ये लो, मैंने टी का मान बदला, आपको नहीं बदलना, टेंशन मत करो, आपको यू चेंज नहीं करना, यू अपने आप चेंज हो जाएगा, यू अपने आप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लो, आप टी का मान 1 रखा, यू 1 आ गया, टी का मान 2 रखा, यू 4 आ गया ना। आपको नहीं बदलना, आपको यू नहीं बदलना, यू स्वतः ही बदल जाएगा, यू स्वतः ही बदल जाएगा, आपको बदलने की जरूरत ही नहीं है यू को, आपको तो स्वतंत्र चर को बदलनी है। मैंने कहा ना, आप मत ऊपर वाले मानों की चिंता मत करो, आप तो नींव को खोद दो, बिल्डिंग अपने आप आ जाएगी। जितने जितने भी फ्लोर हैं सब नीचे आ जाएंगे, नींव बदलोगे सब बदल जाएगा, क्योंकि सब कुछ नींव पे ही टिका हुआ है। तो उसमें कुछ भी बदलाव होगा, उसमें कुछ भी कंपन होगा, कुछ भी गड़बड़ होगी, पूरी बिल्डिंग में दिखेगी वो। तो आपको टेंशन नहीं करनी कि 7वें माले का क्या होगा, 8वें माले का क्या होगा, 9वां माला गिरेगा नहीं गिरेगा, हवा में तो रह नहीं सकता। अगर नींव खोदोगे तो ऊपर वाला अपने आप ही खुद रहे, ठीक है ना। हाँ, बाद में पता लगे वो एक अलग बात है, लेकिन टी बदला है तो यू अपने आप बदलेगा। तो मैंने भी टी बदल दिया, मैंने भी टी को बदल दिया, अब टी बदल के टी प्लस डेल्टा टी हो गया, होते ही अपने आप एक्स वाई बदल गए होंगे, एक्स वाई बदल गए होंगे तो यू बदल गया होगा, तो यू में बदलाव आ गया। माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये हो गए नए वाले मान, नए वाले मान, ये है पुराने वाले मान। बदलाव का मतलब यही होता है, नए मान माइनस पुराने मान, नए मान माइनस पुराने मान, ये हो गया बदलाव, ये हो गया परिवर्तन। प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, बदलाव के बाद की स्थिति, दोनों का अंतर, ये आ गया यू में परिवर्तन। अब यू में परिवर्तन किसके सापेक्ष आया, टी में परिवर्तन करने पर। टी कितना था शुरुआत में, शुरुआत में टी टी था, बाद में कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी हो गया, ये टी में बदलाव हो गया। और अवकलन का मतलब होता है बदलाव बटा बदलाव, बदलाव बटा बदलाव। जब भी आप अवकलन करते हैं इसका मतलब क्या है, जब आप डी यू ओवर डी टी कहते हैं इसका मतलब क्या है, आप टी बदलेंगे, टी में बदलाव लाएंगे, और टी में बदलाव लाने पर यू में बदलाव आएंगे। ठीक है, आपने टी को बदला, टी का शुरुआती मान आपने लिया टी, फिर थोड़ी देर बाद में कर दिया टी प्लस डेल्टा टी, ये हो गया टी में बदलाव। अब टी में बदलाव हुआ तो यू में बदलाव होगा, ये रहा यू का शुरुआती मान, ये रहा यू का बाद वाला मान, पहले वाले ये रहा टी पर मान, और ये रहा टी प्लस डेल्टा टी पे मान। आ गया, दोनों का अंतर आ गया, मतलब यह अवकलन है, ये डी यू ओवर डी टी है, ये डी यू ओवर डी टी है। लेकिन लेकिन डेल्टा टी आप बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप अवकलन निकालते हैं तो आप पहले ही ये कहते हैं कि परिवर्तन अल्प होगा,
इतना छोटा होगा, टेंड्स टू 0 होगा, तभी वो अवकलन अवकलन कहलाता है, वरना तो औसत आ जाएगा, और औसत हमें चाहिए नहीं। इसलिए जो भी परिवर्तन हो वो 0 के समकक्ष हो, 0 के समकक्ष हो, इतना छोटा समय हो, समय यहाँ पे टी का मतलब समय नहीं, वैसे तो नहीं, टी को अगर समय बोलना चाहो तो बोल सकते हो, इतना छोटा, जैसे मैंने डायनेमिक्स में समझाया था कि समय में इतना छोटा परिवर्तन करो कि बहुत ताक्षणिक हो, बहुत नगण्य हो, 0 ना हो लेकिन 0 के बराबर हो, इतना परिवर्तन करो, तो उतना सा परिवर्तन हम कर रहे हैं। ये आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एक सेम पद जोड़ने पर, एक समान पद घटाने पर, समान पद जोड़ने पर, समान पद घटाने पर, ये समान पद है कौन सा? पहला पद यूं ही लिख रहा हूं, जैसा का था वैसा का वैसा लिख रहा हूं, पहले पद में कोई बदलाव नहीं, पहले पद में कोई बदलाव नहीं, फिर पहले पद के बाद में एक समान पद जोड़ने पर और एक समान पद घटाने पर, वो क्या है? ये वाला पद। और गणित ये अलाउड करता है कि आप एक पद बराबर का पद जोड़ सकते हो और बराबर का पद घटा सकते हो, ऐसा करने पर समीकरण अपरिवर्तित रहेगा। तो गणितीय नियमों के भीतर भीतर ही हम कर रहे हैं। ये समान पद मैंने जोड़ दिया और ये समान पद मैंने घटा दिया, गौर करो, ये रहा वही पद मैंने घटाया है, वही पद मैंने जोड़ा है, इससे मेरी गणित सुरक्षित है। बटा डेल्टा टी, ये मैंने समान पद जोड़ दिया, समान पद मैंने घटा दिया, समान पद मैंने घटा दिया, समान पद मैंने जोड़ दिया। अब आ जाओ इन दो के पास, इन दोनों को अलग करो और उन दो को अलग करो, दोनों को अलग अलग करने पर, दो पार्टीशन करने पर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये वाला हो गया मेरा u एक्स टी प्लस डेल्टा टी कोमा वाई टी प्लस डेल्टा टी माइनस u एक्स टी वाई टी प्लस डेल्टा टी, ये पद मैंने जोड़ा था और इसके साथ डेल्टा टी अलग कर दिया, इसके साथ मैंने डेल्टा टी अलग कर दिया। प्लस दूसरे वाला पार्ट यहां लिख देता हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, u एक्स टी वाई टी प्लस डेल्टा टी माइनस u एक्स टी कोमा वाई टी बट्टा डेल्टा टी, ये मैंने अलग अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया, दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट अलग, सेकंड पार्ट अलग, ये रहा, ये था ना, फर्स्ट वालों को एक साथ कर दिया, मतलब इन दो को अलग और इन दो को अलग। और अब क्या करूंगा, अब थोड़ा सा हल्का सा चीजें देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो x है वो बदल रहा है, सिर्फ x की वैल्यू बदल रही है, y वैसा का वैसा पड़ा, देखो ये रहा y, ये रहा y तो एग्जिस्ट है, y का मान t प्लस डेल्टा टी पे, y का मान t प्लस डेल्टा टी है, यानी इसमें u, यहाँ पे जो u में परिवर्तन हुआ है वो y की वजह से नहीं हुआ, वो सिर्फ x की वजह से हुआ है, सिर्फ x की वजह से हुआ है। अब इतने ही पद को मैं गुणा कर देता हूं, इतने ही पद का मैं भाग दे देता हूं, u एक्स टी प्लस डेल्टा टी, एक्स वाला एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी का भाग और उसी से गुणा, बराबर चीज है, एकदम बराबर है,
कुछ भी फर्क नहीं, उतने से ही गुणा कर दिया, उतने का ही भाग दे दिया, उतने से ही गुणा, उतने का ही भाग। अब इन्हें मिलाओ, ये और ये, इनको मिलाओ और देखो क्या बना। ये x में परिवर्तन है, x पहले t पे इतना था और x t प्लस डेल्टा टी पे इतना आ गया, मतलब x में परिवर्तन, x में परिवर्तन, x में परिवर्तन करने पर u में परिवर्तन बट्टा x में होने वाला परिवर्तन। तो ये हमना बन गया आंशिक अवकलन। क्योंकि इस समय आप गौर करेंगे कि y को रोका गया है, y रुका पड़ा है, देखो y उतना ही है, y स्थिर किया गया है, इसका मतलब ये आंशिक अवकलन है। तो ये बन गया डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल x। अब इसे देखो, यहां देखो, यहां x का मान t पर है, यहां x का मान t प्लस डेल्टा टी पर है, x में परिवर्तन बटा उसमें लगा समय डेल्टा टी। ये बन गया पूर्ण अवकलन। क्यों? क्योंकि यहां कोई को रोका ही नहीं गया, यहाँ पे किसी को नहीं रोका गया, यहाँ पे किसी को वेट करवाया नहीं, किसी को वेट नहीं करवाया, किसी को वेट नहीं करवाया। प्लस सेकंड टाइम यहां आ जाओ, यहां पे भी सेम पद से गुणा करेंगे। यहां आप देखो तो x स्थिर है, y चेंज हो रहा है, तो जो y चेंज हो रहा है उसी से गुणा और उसी का भाग। उसी से गुणा और उसी का भाग। ये वाले, ये देखो यहां पे आपका x रुका हुआ है, x वही है, लेकिन y का मान t पे लिया गया और y का मान t प्लस डेल्टा टी पे लिया गया, मतलब y में बदलाव किया गया, उससे जो u में बदलाव आया है वो लिया गया है। u में बदलाव y के सापेक्ष बटा y में बदलाव, तो ये y के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो गया परिभाषा से, ये डेल u ओवर डेल y हो गया। इनटू इसे देखो, ये y में परिवर्तन t के सापेक्ष बटा परिवर्तन t में, ये हो गया आपका dy बटा dt, और ये आपका बन गया चेन रूल du ओवर dx। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है, ये चेन रूल जो होता है क्यों होता है ऐसा, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए मैंने कहा ना, चीजें जितने आप समझेंगे उतना ही ज्यादा क्लियरिटी आएगी, वो क्लटर हटता जाएगा। और नहीं सीखोगे तो बस लगेगा हाँ ऐसे ही होता होगा, यूं ही होता होगा। क्यों होता होगा ऐसा? गणित तो कोई चीज ऐसे है ही नहीं गणित के अंदर, तो कि बस ऐसे ही है, यूं ही हो रही है, किसी ने बना के चला गया, कोई बना के छोड़ के चला गया, अपने हिसाब से बना लो, ऐसा नहीं है। गणित में कोई भी चीज है तो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, सही तरीके से आई है, और यही आई है, कोई और विकल्प नहीं था, यही एकमात्र था, इसीलिए ये आया है। वरना और कोई भी जगह होती तो गणित स्पष्ट करती कि और भी जगह है, ठीक है ना, समझे? हाँ, एक चीज और याद रखिए, देखिए जो साइंस है, साइंस का बढ़ने का एक बड़ा कारण क्या है, आप आज देखिए, आज बहुत पद्धति हैं, बहुत सारी मेडिकल की पद्धतियां हैं अलग अलग, जैसे यूनानी चिकित्सा है, जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा है, जैसे होम्योपैथिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, होम्योपैथिक चिकित्सा है, यूनानी चिकित्सा है। चाइना में भी बहुत से प्रकार के, हर देश के पास अपनी एक परंपरागत पुरानी जो पद्धतियां हैं वो है, प्लस आपकी मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है वो है। इन सब में फर्क क्या है? इन सब में आप एक फर्क करेंगे, आप गौर करेंगे, जो भी मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में हर चीज, आप पैरासीटामोल लीजिए, आप नेट पे जाइए, नेट पे दोनों चीजें सामने लिखी हुई है, ये ऐसे काम करेगी, इसका मैकेनिज्म ऐसे, गौर करना, मैकेनिज्म ऐसे है, ऐसे ये काम करेगी, ऐसे ये काम करेगी, ऐसे अंदर जाएगी, ऐसे घुलेगी, ऐसे बनाएगी, ये करेगी, और ये फायदा इससे होने वाला है, और ये सिम्टम्स के ऊपर ऐसा ऐसा असर करती है, ये इसके साइड इफेक्ट है, साथ में लिखे हुए हैं, ये साइड इफेक्ट है। क्लियर है? एकदम हर चीज क्लियरिटी है। अब आप बाकी साइंस में जाइए, बाकी साइंस में जाइए, आपने कभी सुना, कभी होम्योपैथिक वाले ने बताया या आयुर्वेदिक वाले ने बताया या यूनानी वाले ने बताया, उन्होंने कहा हमारे का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, हमारे वाले का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब या तो साइड इफेक्ट नहीं है, और हम जानते हैं, आटा खाते हो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, आप जो आटा खाते हैं उसकी भी, अगर एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली, 4 खा रहे हो, 5 खा ली, उसका भी एक नुकसान होता है ना, होता है ना। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम हवा ले रहे हैं, उसका भी एक नुकसान है, हमारी उम्र बढ़ रही है। तो हर चीज का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है, होता है। लेकिन वो कहते हैं हमारे वाले का कोई नहीं, कारण या तो उन्होंने स्टडी नहीं की, या तो वो स्टडी नहीं करते, या फिर वो बस यूं ही चला रहे हैं कि भाई सबको चल रहा है तो चलने दो। हाँ, वो इलाज होता होगा उससे, वो होता है, लेकिन
एक दोनों में फर्क समझा रहा हूँ। मॉडर्न साइंस इतना डेवलप क्यों हुआ, उसके बड़ा कारण है हर चीज ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की गई, हर चीज को क्लियर रखने की कोशिश की गई। ये साइड इफेक्ट है, ये इतनी मात्रा लेनी है, 20 mg मतलब 20 mg, 10 mg मतलब 10 mg, 5 mg मतलब 5 mg। आप कभी भी आयुर्वेद में देखिए कि पुड़िया बना दिया, कितनी बना रहा है, किस साइज की बना रहा है, 10 mg बना रहा है, तोल के बना रहा है, नहीं, वो अपने हिसाब से, अपना हाथ का नाप होता है, अपने हाथ के नाप से बना रहा है। तो कहीं एक हल्का सा डाउट होता है कि यार प्रिसाइज तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, प्रिसाइज तो नहीं है। फिर वो क्या कहेंगे, कोई नुकसान ही नहीं है इसका। अरे किसने टेस्ट किया, नुकसान नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं करता, है ना? क्यों टेस्ट नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉस चेक करने वाला है ही नहीं। और अगर चेक कर भी दिया, मान लो सपोज करो मैं हूँ, आपको याद होगा बहुत साल पहले शहद के ऊपर आया था, शहद के ऊपर आया था कि शहद के ऊपर सब चीनी मिलाते हैं, बहुत सारे ब्रांड फेल हुए थे, 1-2 ब्रांड बचे थे। क्या हो गया, शहद बंद हो गया? नहीं, धड़ल्ले से चल रहा है। लास्ट में उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जो ये कहते हैं कि शहद में मिलावट है। याद है आपको? शायद ये 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले एक बड़ा कवरेज आया था जिसमें ये था कि अ, शहद को चेक किया गया और बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो शहद थे वो सब नकली पाए गए, और कुछ 1-2 कंपनियां थी जिसके शहद में मिलावट नहीं पाई गई। और फिर उस खबर का क्या हुआ? उस खबर के बाद में शहद रुके? नहीं, वैसे ही चल रहे हैं। कोई कंपनी पे दावा लगा, किसी कंपनी को बंद किया गया? नहीं। उन्होंने फिर एक नई और जांच बिठा के साबित करवा दिया कि नहीं, वो पहली वाली जांच गलत थी, पहले वाली जांच गलत थी, ये वाली जांच सही है। तो ये बड़ा कारण है। तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है उनके अंदर कि भाई गलत को एक्सेप्ट, अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो ही तो सुधरेगा ना, गलती को मानेगा तो ही तो बेहतर बनेगा। अपने कान बंद कर लो, फिर देखो आप कभी अच्छा हो ही नहीं सकते, आप कभी अच्छा हो ही नहीं सकते। मेडिकल साइंस या हमारी जो साइंस है या जो मैथ्स है, उसमें क्रिटिसिज्म को सबसे बड़ा रखा गया है। यहाँ पे आलोचना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ऐसे नहीं कि हर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, उसकी तो कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए कहीं पे। जो सकारात्मक क्रिटिसिज्म है उसको हमेशा सर्वमान्य किया गया। हमारी जो, हम उस कम्युनिटी से आते हैं, उस विज्ञान की कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पे छोटा से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े लीजेंड को चैलेंज कर सकता है। अगर आज आयलर की कोई थ्योरम है, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ, अगर उसमें गलती है तो, और एक्सेप्ट भी होगी। और आयलर अगर खुद आज जिंदा होते तो वो सहर्ष स्वीकार करते कि बढ़िया है, किसी ने मेरी गलती ढूंढी, किसी ने मेरी गलती ढूंढी। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो कॉन्फ्रेंस में खुद जाया करते थे ये देखने के लिए कि मेरी रिलेटिविटी में क्या कमियां हैं, कोई गलत साबित करे ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है साइंस कम्युनिटी का कि हम कितना सहर्ष हमारी उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। तो हमारी गलतियों के लिए भी उतनी जगह है हमारे पास कि हमारी गलतियां हैं तो बिल्कुल मान्य है, दिल से मान्य है, अच्छी बात है, समय पे सुधार हो गया। क्योंकि समय गलतियां तो पकड़ेगा, ये तो आप भी जानते हैं। आज नहीं तो 10 साल बाद सामने आएगी, आएगी तो सही, लेकिन गलतियों को आज पकड़ लोगे तो 10 साल बाद कुछ नहीं आएगा। तो हमारी कम्युनिटी ने ये तय किया कि हमारी गलतियां गलतियां है और मान्य होगी और वो रिजेक्ट की जाएगी। तो बड़ा पार्ट जो मिलता है ना वो ये है, हमने हर चीज को बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, हर चीज को एकदम क्लियर रखा है और ओपन रखा है सबके लिए। आज भी गणित के किसी भी फॉर्मूले को आप चैलेंज कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले को, लेकिन आपको पता है जगह ही नहीं है। क्यों? इतने सालों से चेक होता आ रहा है, जगह छोड़ी नहीं। तो इसलिए हम बहुत प्योर पे प्योर, प्योर पे प्योर, और इतने प्योर हो गए कि जगह बचती नहीं है कि कोई चैलेंज कर सके। तो कितनी सुंदर है ब्रांच, ये देखो, और हम उसका हिस्सा हैं। जो अपने वाले गौरव की बात है, सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट जो होता है अपने लिए वो ये है कि हम उस कम्युनिटी का हिस्सा है जहाँ पे इतनी शुद्धता है। सोचो बाकी किसी के हाथ, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा दो आप, है ना? हमारे यहाँ तो भाई आइलर को ले लो, है ना? ये वो साइज है, आइलर ले लो, न्यूटन ले लो, ये वो साइज है जो बहुत बड़े साइज है। क्या कोई न्यूटन पे अगर आज कोई प्रमेय लाता है और न्यूटन को गलत साबित करता है तो उसके घर पे पथराव नहीं होगा, उसके घर के शीशे नहीं फोड़े जाएंगे, बल्कि सम्मान मिलेगा। अगर मैंने न्यूटन को गलत साबित कर दिया तो मुझे अवार्ड से नवाजा जाएगा चारों तरफ से, मुझे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज बुलाएंगी और नवाज देगी, मतलब सम्मान करेगी मेरा कि आपने हमारे सिस्टम में गलती ढूंढी, हमारे इस थ्योरी को आपने गलत साबित किया, साइंस को एक दिशा दी, आपने सम्मान किया जाएगा। सोचो अगर यही चीज कहीं और ट्राई करो तो, अगर विज्ञान से बाहर निकलो, विज्ञान से बाहर निकल के किसी और में ये चीज ट्राई करके देखो, वहां पे जो पहले से सार्वभौमिक नियम जो सेट है उनको चैलेंज करके देखो, फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। तो कितना फील करके देखो, कभी छोटी सी बात को फील करके देखो कि हम किस कम्युनिटी का हिस्सा है और कितने बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा है जहां पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बुरा नहीं मानता,
और सवालों से हम जिंदा है। ठीक है, चलो, ये आपको उत्साह देगा, ये वाली जो चीज जो मैंने बताई है, सोचिएगा, ये बड़ी उत्साह देगी आपको। तो ये सिंपल सा है, ये पहले उसमें भी कराया हुआ है, उसमें देखा होगा, उसमें भी है। हाँ, तो जो बड़ी कंपनी, आज बड़ी कंपनी है, तो आपने देखा होगा कि कोर्स चलता है एथिकल हैकिंग का। एथिकल हैकिंग में क्या होता है? एथिकल हैकिंग में ये होता है कि आप बिठाते हैं और अपने सिस्टम में गलतियां ढूंढवाते हैं कि भैया मेरे सिस्टम में गलतियां ढूंढ, ताकि अभी गलती मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि आगे जाके कोई बड़ा नुकसान हो, उससे अच्छी बात है। हर कंपनी, जो फार्मा कंपनी है, वो भी ये चाहती है कि मेरी चीज़ में अभी गलती साबित हो जाए, कुछ कमियां हैं तो अभी मिल जाए, ताकि आगे लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं, गलतियां ढूंढना चाहते हैं, समय पे गलतियां ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं। इसीलिए सोचो, आज जितनी भी पद्धतियां हैं, पुरानी पद्धतियों को देखिए, लापता हो गई है सारी पुरानी पद्धतियां, क्योंकि किसी ने भी क्वेश्चनों को जगह नहीं दी, सवालों को जगह नहीं दी, तो देखिए पद्धतियां लुप्त है। आज कितने लोग हैं जो इन पुराने जो सिस्टम में इनकी दवाइयां लेते हैं, न के बराबर है, खत्म सा हो गया। हाँ, हल्का फुल्का कोई सर्दी जुकाम छोटा मोटा लग गया तो बात अलग है, बाकी कुछ भी गड़बड़ लगी सीधा मेडिकल में जाएगा। कारण क्यों? इतना विश्वास वहां कैसे आ गया, यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बढ़े जा रहा है, वो बढ़े जा रहा है, वो हर दिन अपने आप को साबित करे जा रहा है। क्या करें, है ना? चलो, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, है ना? तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? ये था ना, पूछा था वो उमेश पूछ रहा था। उमेश, इसमें कुछ है नहीं, करके देखो, इसको हो जाएगा। जेड को एक्स के साथ करो, ये रहा, इसको एक बार करे हुए को देखना। जेड को एक्स के साथ किया, जेड को वाई के साथ किया, फिर एक्स प्लस वाई से गुणा किया, एक्स माइनस वाई से गुणा किया, जोड़ दिया। इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ था ही नहीं। जीरो नहीं आएगा, वो वाला आएगा, एक्स माइनस वाई, ये कटेगा, वो बच जाएगा। करके देखो, एक बार करके देखो, हाथ से पता लग जाएगा। कई बार चीजें करने से भी समझ में आती है। ठीक है, चलो, मिलते हैं आपसे।